morning, everyone. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. तो देखो अभी हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया और एक आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली कैसे होते हैं कि मान लो जैसे ये आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। गुड मॉर्निंग रेशमा। गुड मॉर्निंग आदर्श। तो देखो दो टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये तो आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, ये तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। मतलब ऐसा है कि इसमें आपके वर्ड्स भी रहेंगे और छोटे छोटे सेंटेंसेस भी रहेंगे, और एक आपका वो वाला होता है जिसमें आपके थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए होते हैं, ठीक है। तो इसे देख लो कि कैसे करना है यहाँ पे। देखो अब सही खुला ये। तो ये है आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है इसमें छोटे छोटे या तो मतलब आपके सेंटेंसेस होंगे दो तीन वर्ड्स को मिला के, या फिर आपके सिंपल एक एक वर्ड्स दिए होंगे। बट एक एक वाले जनरली कम ही आते हैं, मतलब दो तीन तो आपको वर्ड्स दिए ही होंगे कम से कम एक लाइन में। तो इसे आप क्या कहोगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कहोगे। और एक होता है आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको दिए होंगे चार, और उनको आपने अरेंज करना होगा, PQRS की फॉर्म में दिए होते हैं ये, ठीक है। तो PQRS भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन जो भी हो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहला वाला क्वेश्चन है व्हेन ही डिड, ठीक है, व्हेन ही, उसके बाद क्या ऑप्शन दिए, डिड नॉट नो, ही वाज नर्वस एंड हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, व्हाट टू डू, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, लाइक सारे सेंटेंसेस को आपने एक एक करके लगाना होता है। जैसे व्हेन ही डिड नॉट नो, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे पहला वाला जो मतलब पहली लाइन, आपको पहले तो ये देखनी कि पहली लाइन जो यहाँ पर स्टार्ट करी गई है सेंटेंस की, उसमें क्या लिखा है, व्हेन ही, ठीक है ना। देखो ये क्या लिखा है, व्हेन ही लिखा है। अब व्हेन ही अगर लिखा है तो अगर आप इसके बाद क्यू से स्टार्ट करते हो तो इसमें फिर से ही आ जाएगा, और दो बार तो ही हो नहीं सकता कि व्हेन ही वाज नर्वस। तो यानी कि पहला वाला सेंटेंस के बाद जो है वो क्यू नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें क्यू पहले नंबर पे है तो उसे आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, कई बार एलिमिनेट करना पड़ता है, कई बार आपको सेंटेंस लगाकर देखना पड़ता है कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो पहला हमने देखा कि व्हेन ही डिड नॉट नो हो भी सकता है, और उसके बाद है व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ये वाला भी हो सकता है कि जब उसने चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज रात को सुनी, ये भी हो सकता है। और पहला वाले भी हो सकता है व्हेन ही डिड नॉट नो, यानी कि जब उसको ये बात नहीं पता थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आर जो है ये वाला पॉसिबल है, ये वाला हो सकता है, ठीक है। यानी कि आर से जो सेंटेंस है वो शुरू हो सकता है, और पी से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन ही व्हाट टू डू। तो व्हेन ही के बाद अगर आप व्हाट टू डू लगा रहे हो तो क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब बनेगा, व्हेन ही व्हाट टू डू? No, sir. नहीं बनेगा ना। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा और ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि कोई भी अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जो आपको क्यू या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो वो दोनों सेंटेंस तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, यानी कि बी और सी के ऑप्शन कट गए। अब यानी कि ए और डी में से कोई ना कोई हो सकता है।
अब ए और डी अगर आपके पास बचे हैं तो दोनों को आप एक एक करके बारी बारी से लगाकर देख लोगे। जैसे मुझे सबसे ज्यादा सुइटेबल ये लग रहा था कि वेन ही के बाद हम ये वाला अगर करेंगे कि वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राइड मिडनाइट, जब उसने रात को शोर मचाने की और चिल्लाने की आवाजें सुनी आधी रात को, ठीक है। तो आर से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो मैं आर वाला एक बार जो है पूरा लगा के देख लूंगा। आर के बाद क्या आया, क्यू आया। तो वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ही वॉज नर्वस एंड, उसके बाद पी आ रहा है एंड डिड नॉट नो, ठीक है, व्हाट टू डू। तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? यस यस सर। सर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पी क्यू आर एस अगर आप करते हो तो देख लेते हैं पी क्यू आर एस बना के भी। तो वेन ही डिड नॉट नो, ठीक है, उसके बाद ही वॉज नर्वस एंड हर्ड द ह्यू एंड क्राइड एट मिडनाइट व्हाट टू डू। तो आर के बाद देखो अगर एस आ रहा है, हर्ड द ह्यू एंड क्राइड मिडनाइट टू व्हाट टू डू, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आर के बाद आप एस लगाओगे तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। हर्ड द ह्यू एंड क्राइड मिडनाइट व्हाट टू डू, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले कुछ एलिमिनेशन से हटाने होंगे ऑप्शंस को, और जो ऑप्शन आपके पास बचेंगे उनको आपको लगाकर देखना होगा कि क्या ये ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये वाला। इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड दैट, ठीक है। तो अब इस्टेब्लिश्ड दैट करके आ रहा है तो इसके बाद एक एक करके लगा के देखो कि कौन सा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड दैट आइंस्टीन वाज, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये सेंटेंस नहीं आएगा, ये क्यू वाला इसके आगे नहीं लग पाएगा। दैट ऑल्दो अ ग्रेट सेंटेंस, खुद ही सोचो पढ़ने में या बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है। इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो अगर लगता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ मतलब ऑब्जेक्ट आपका आएगा, उससे पहले दैट नहीं आएगा, ठीक है। तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट वीक इन अरिथमेटिक, ये वाला भी सेंटेंस नहीं आएगा। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट वीक इन अरिथमेटिक, कोई सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का। उसके बाद है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये वाला पॉसिबल हो सकता है। तो पहले तो क्यू और आर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें हटा दो। तो ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया और ये वाला भी हट गया। अपने पास एक ही ये वाला ऑप्शन बचा है। तो जब ये ऑप्शन बचेगा इसको एक बार कंफर्म जरूर कर लेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, उसके बाद ऐसा आएगा, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, यानी कि स्कूल के शुरुआती दिनों से ही, ठीक है, या मतलब स्कूल के दिनों से ही, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ठीक है। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, वीक इन अरिथमेटिक, पी आइंस्टीन वाज, ये भी गलत हो रहा है यार, फिर क्या आएगा, ये नहीं होगा, रुको। आई थिंक इसमें ये वाला तो नहीं हो रहा, पहला वाला तो नहीं हो रहा, यानी कि आर या पी वाले में से होना चाहिए फिर, ठीक है। क्योंकि जब आप पहला वाला सेंटेंस देख रहे हो, एस आर पी क्यू, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, उसके बाद क्या आ रहा है, वीक इन अरिथमेटिक। तो राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज वीक इन अरिथमेटिक, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसके बाद है, अगर आर वाला आ रहा था इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट वीक इन अरिथमेटिक, तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, इसका मतलब कि बी और सी में से कोई ना कोई हो सकता है। इसका मतलब है कि दैट के बाद फिर ऑल्दो का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो इट, ठीक है। तो क्यू अगर आ रहा है तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, ये वाला करके देखते हैं एक बार। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो ये वाला सेंटेंस थोड़ा लॉजिकल बन रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसा माना गया कि एक बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी आइंस्टीन जो था वो स्कूल के दिनों से ही मैथ्स में काफी कमजोर था, ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब मैथ्स या फिर कैलकुलेशन में काफी कमजोर था। तो ये वाला बन सकता है। उसके बाद क्यूपीएसआर करके भी देख लेते हैं। तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, आइंस्टीन वॉज फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो आइंस्टीन वॉज के बाद राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, इस सेंस का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो यानी कि ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पर बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा, ठीक है। और ऊपर वाले में कौन सा सही था, when he heard the hue and cry, आर से जो स्टार्ट हो रहा था ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब थर्ड सेंटेंस, ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो, छोटा सा ये बताओ जरा क्या होगा।
देखो यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको ऑप्शंस पढ़ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स ना और ज्यादा टिपिकल कर देते हैं सेंटेंस को, क्योंकि जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सेंटेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे पहला अगर आप ऑप्शन यहाँ पर लेते हो, पहला ऑप्शन आपको दिया है SPQR, ठीक है। SPQR का मतलब क्या है कि देन हाउ एमिनेंटली, ठीक है, इट स्ट्रक मी, ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज। तो ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका नहीं होगा। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ, QSRP। QSRP अगर होगा तो देन ऑफ कोर्स हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज इट स्ट्रक मी, ऐसा भी नहीं बनेगा। सुटेबल इट वाज इट स्ट्रक मी ये भी नहीं बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद PSRQ पर अगर हम आएंगे कि देन इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज ऑफ कोर्स, ये वाला भी नहीं बनना चाहिए कि इट वाज के बाद ऑफ कोर्स कैसे आएगा। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं QPSR, देन ऑफ कोर्स इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज, ये वाला शायद हो सकता है, ठीक है। ये काफी कंफ्यूजिंग वाला सेंटेंस इन्होंने दिया है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स जिसमें होते हैं ना वो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि बड़े सेंटेंसेस में जो है वो तो आपको मिल जाता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला है PSRQ वाला है। तो PSRQ का मतलब क्या हो गया कि देन इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज ऑफ कोर्स, ठीक है। ये मुझे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसे छोड़ ही दो, है ना, इसे रहने दो ये वाला। इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते क्या दे रखा है इसमें। अब कुछ नहीं दिया, देन इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज ऑफ कोर्स, मतलब कुछ ज्यादा लॉजिकल सा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इतने टफ तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये वाला बताओ, ये वाला कर सकते हो, ये बहुत इजी है। रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड, मैंने एक जो है इश्तिहार पढ़ा जिसमें कहा गया था, ये तो जल्दी हो जाना चाहिए, तो इतना टफ है ही नहीं। DC। बी या सी क्या कर, क्या होगा भाई। इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें आप सेंटेंस पढ़ के बना सकते हो ये। देखो कैसे होगा। आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड, मैंने एक इश्तिहार पढ़ा अखबार में जिसमें ये बोला गया था कि, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि पहला वाला सेंटेंस अगर आप शुरू करोगे पॉश एयर कंडीशन, ठीक है, तो पॉश एयर कंडीशन के बाद आपका ये आएगा फुली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमेन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि इश्तिहार मैंने एक पढ़ा जिसमें ऐसा बोला गया था कि भाई पॉश इलाके में, ठीक है, एयर कंडीशन फुली फर्निश्ड रूम जो है वो अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिनका स्वाद अच्छा है, मतलब कि जो अच्छी चीज की पहचान करना जानते हैं। जेंटलमैन ऑफ टेस्ट का मतलब कि भाई जिन्हें अच्छी चीजों की वैल्यू है, उनके लिए जो है ये आपके मतलब अवेलेबल है। तो ये लाइन इसलिए बोली गई जेंटलमैन ऑफ टेस्ट के लिए, आपकी ईगो को हर्ट करने के लिए, आपकी ईगो को एक्साइट करने के लिए, कि भाई आप देखोगे कि भाई इन्होंने ऐसा बोला है कि जिसका टेस्ट अच्छा होगा वो इसको ले सकता है, मतलब बाकी और नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा करके उसमें मिलता है। तो अब आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड पॉश एयर कंडीशन, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा पी, पी पहले आएगा, फिर उसके बाद फुली फर्निश्ड रूम, उसके बाद एस आ जाएगा, आर अवेलेबल फॉर, ये आर आ जाएगा और उसके बाद क्यू आ जाएगा। तो PSRQ वाला कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये। यस सर। तो ऐसे करने होंगे आपको। तो ये होते आसान है, बस लॉजिक लगाना पड़ता है थोड़ा सा। पहले आप क्या करो, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लो, अगर समझ आ जाता है। सेंटेंस को पढ़ के समझ नहीं आ रहा तो फिर एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो कि भाई इसके बाद ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप लास्ट में ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यही आपको करना पड़ेगा। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि जब से जो है इतिहास शुरू हुआ है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, अब एक एक ऑप्शन को लगा के देखो। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री हैव मैनेज्ड टू कैच, ये नहीं हो सकता, मतलब हिस्ट्री की शुरुआत से हैव मैनेज्ड टू कैच कोई मतलब नहीं बनना है।
उसके बाद है सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री द स्कीमोज एंड रेड इंडियंस, ये हो सकता है, यानी कि हिस्ट्री की शुरुआत से जो स्कीमोज हैं और रेड इंडियंस जो हैं, ठीक है। और उसके बाद है सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड, ये वाला भी नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। उसके बाद है सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल, ये वाला हो सकता है। तो पी और आर अगर किसी में आ रहे हैं तो वो उनको आप हटा सकते हो, तो पी और आर से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सभी क्यू और एस से हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगर होता तो हम उसको हटा देते, तो कोई ठीक है, तो कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो ये हमने हटा दिया। चलो पी और एस से तो स्टार्ट है ही नहीं, उसके ऑप्शन ही नहीं है, बात खत्म हो गई। उसके बाद है सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री द स्कीमोज एंड ट्रेड इंडियंस, ये वाला हो सकता है, और इसके बाद एस वाला भी हो सकता है, द स्कीमोज एंड ट्रेड इंडियंस, और ये वाला भी हो सकता है, अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल। अब देखो ये लिखा है अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल, इसके बाद आपको कौन सा लग रहा है कि इसके बाद आ सकता है अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल, पी वाला या क्यू वाला या आर वाला? पी। पी वाला आ सकता है, अ फ्यू स्पेसिमेंस पी। ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल हैव मैनेज्ड टू कैच, ठीक है, हैव मैनेज्ड टू कैच, ये आएगा ना, ना ये नहीं आएगा पी। भाई, इसके बाद ये नहीं आएगा, ये पता है क्या आएगा, ऐसे बनेगा ये, since the beginning of history the Eskimos and Red Indians have managed to catch a few specimens of this aquatic animal by a very difficult method, यानी कि जब से इतिहास शुरू हुआ है तब से जो एस्कीमोज और रेड इंडियंस हैं, उन्होंने इस चीज की पूरी कोशिश करी है पकड़ने के लिए, किसको, कुछ स्पेसिमेंस को एक्वेटिक एनिमल के, बहुत ही मुश्किल तरीके से। ये आपका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा जब आप पूरा पढ़कर देखोगे, ठीक है। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल ऐसा आ गया, ठीक है, हैव मैनेज्ड टू कैच, पी आ गया, ठीक है, हैव मैनेज्ड टू कैच द मैनेज्ड टू कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल, नहीं नहीं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द स्कीमोज एंड ट्रेंड इंडियंस, ये क्यू पहले आएगा, हैव मैनेज टू कैच पी फिर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, और उसके बाद आर आएगा। तो क्यूपी एस आर वाला जो है, क्यूपी एस आर, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको जो ये कर लेना, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ के भी आपको कभी कभी समझ आ जाता है, ये वाला देखो, ये भी आपको सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगा, अ फ्रेंच वुमेन, फिर उसके बाद बताओ क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर भी एलिमिनेशन हम थोड़ा सा लगा सकते हैं, अब फ्रेंच वुमेन है तो कमिटेड सुसाइड, ये हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अ फ्रेंच वुमेन वेयर शी हैड पुट अप, ये भी हो सकता है। उसके बाद है अ फ्रेंच वुमेन हु हैड कम टू कैलकाटा, ये भी हो सकता है। अ फ्रेंच वुमेन बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि बाय जंपिंग मतलब ये यहीं से स्टार्ट नहीं कर देंगे इसको, तो एस वाला हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एस वाला ऑप्शन, तो डी हमने जो है वो यहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद अगर मान लो मैं ये वाला करता हूँ, अ फ्रेंच वुमेन कमिटेड सुसाइड, ठीक है, ये आएगा अगर, तो इसके बाद क्या आएगा, वेयर शी हैड पुट अप हु हैड कम टू कैलकाटा, ये नहीं होगा। तो या तो ये हो सकता है कि अ फ्रेंच वुमेन हु हैड कम टू कैलकाटा, यानी कि एक फ्रेंच वुमेन जो कैलकाटा आई थी, अगर ये आता है यहाँ पर, उसके बाद क्या आ सकता है, कमिटेड सुसाइड, यानी कि जो फ्रेंच वुमेन कैलकाटा आई थी उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है, बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल वेयर शी हैड पुट अप, यानी कि कहां से उसने सुसाइड करा, फर्स्ट फ्लोर जो है बालकनी की होटल की, वहां से करा जहां पर उसको रखा गया था, वेयर शी हैड पुट अप, या जहां वो रह रही थी, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंच वुमेन हु हैड कम टू कैलकाटा आर आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कमिटेड सुसाइड पी आ जाएगा, बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल एस आ जाएगा, और उसके बाद क्यू आ जाएगा। आरपीएसक्यू का ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। चलो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये बताओ, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है ये आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है। द नेशनल यूनिटी ऑफ अ फ्री पीपल, चलो ये छोड़ो, ये पता नहीं,
फ्री पीपल दे रखा है कि नहीं दे रखा सेंटेंस में, ये वाला बताओ, ये इजी है। ग्रोसर, ग्रोसर कौन होता है? जो परचूनी की दुकान पर होता है, जो सामान देता है आपको, ठीक है, राशन वाशन का जो सामान देता है वो ग्रोसर होता है। बताओ क्या होगा? सर सी। सी होगा, ठीक है, सी होगा। सी। तो द ग्रोसर, उसके बाद क्या आएगा? हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, यानी कि वो जो राशन देने वाला दुकानदार था, जिसकी आदत थी कम तोलने की, वजन जो है वो कम तोलता था जब भी वो ग्राहकों को सामान देता था। तो क्यू पहले आ जाएगा। हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर, उसने कस्टमर के प्रोटेस्ट को नहीं सुना, यानी कि कस्टमर जो है, जो वहां पर मतलब क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे या उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, उनकी बातों को वो नजरअंदाज कर रहा था। तो क्यू के बाद पी आ जाएगा, डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर होम ही हैड चीटेड, जिनको उसने चीट करा था, ठीक है, विद ग्रेट ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब देख लो एक बार यार, ऑडेसिटी का मतलब वो हो सकता है तो चालाकी हो सकता है कि बहुत ही चालाकी के साथ किया था, ठीक है। तो ये क्यू पी आर एस हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करने हैं हम आपको। तो ये जो है आप सेंटेंसेस कर लोगे, ठीक है। मैं अभी आपको इतने ही करा रहा हूँ, शाम तक आप कोशिश करो कि ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये 3 सेक्शन दिए, 3 सेक्शन का मतलब है कि आपको यहाँ पर 300 सेंटेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो 300 आप इसके कर लो, और उसके बाद जो है दूसरे वाले जो टाइप के होते हैं, वो आपके होते हैं पैरा जम्बलिंग वर्ड्स, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करके जो आता है, ये तो आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स था, देखो, पैरा जम्बलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ये 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। देखो इस टाइप के होते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितने बड़े बड़े हैं, है ना। और ये शायद अभी आपके 2023 वाले पेपर में आए थे, 2023 में आए थे या 22 में आए थे, पता नहीं, आए थे लेकिन ये बड़े बड़े वाले। 22। हाँ 22 में आए थे। यस सर। अच्छा, तो ये है कि ये वाले भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके S1 S6 वाले सेंटेंसेस होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक पहला सेंटेंस दिया होगा, एक लास्ट सेंटेंस दिया होगा, और उसके बीच में आपको PQRS लगाना होगा, 4 सेंटेंसेस आपको बीच में लगाने होंगे, ठीक है। तो ये वाले जो है ये हम शाम को प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जो मैंने अभी आपको कराए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, वो आप खुद से कर लोगे एक बार, ठीक है ना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपको अभी करवाए। देखो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद पैरा जम्बलिंग में भी वैसे ही दे रखे हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वाले दे रखे हैं, पैरा जम्बलिंग में क्या दिया है उन्होंने, ये भी आपको ऐसे ही दिए हुए हैं। पैरा जम्बलिंग में क्या है कि मतलब उसमें भी वही है कि शुरू की एक छोटी सी लाइन दी होगी, और उसके बेसिस पे आपको ये करने होंगे 4 सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा ये दिया ही नहीं है, मतलब वो एक उसका एक एग्जांपल दे रखे हैं। तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वाले क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो है ये मैं आपको शाम को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो अपने 5 टॉपिक हो गए हैं। पहले आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया मैंने करने को, कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर अपना नुकसान करोगे। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको टेंसेस पढ़ा दिया, टेंसेस पे क्वेश्चन करने को कहा है। तीसरी चीज मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाला पढ़ा दिया, और कुछ भी पढ़ाया था क्या बीच में? हाँ कल वो स्पेलिंग वाला भी आपको दिया था मैंने, स्पेलिंग टेस्ट।
तो स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब फालतू चलाने से अच्छा है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। और प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे कि मुझे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि देखो, एक इंग्लिश बोलना वो एक अलग बात होती है, और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को करना वो एक अलग बात होती है। दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो कभी भी आप इनको जोड़कर मत सोचना कि भाई मेरे को तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, मैं तो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ, और उससे जो है मेरा ग्रामर का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये है कि जितने भी टॉपिक्स आपको दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ये 5 टॉपिक के क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा बैठकर करो। क्योंकि इंग्लिश क्या है, आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अभी 4-5 दिन इंग्लिश कर लो, उसके बाद फिर से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रिवीजन पे आ जाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंग्लिश के साथ मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपको प्लेलिस्ट भेज रखी है, तो दोनों प्लेलिस्ट देख ली सभी ने? यस सर। यस सर। जिसने नहीं देखी है जल्दी से जल्दी नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देख के खत्म कर दो, नोट्स वोट्स नहीं बनाने उसके, बस एक बार देख लो। और अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट कुछ बताया, मैंने क्वेश्चन बताया, तो उसको बस नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन कर पाओ, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ जरा, नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 12 मई। मई। 12 12 मई। मई। तो ये अभी 3 दिन पहले ही हुआ है आपका, 12 मई को, है ना। तो ये है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट दोनों देख लो। हाँ, केमिस्ट्री का टेस्ट कल रह गया था, मेरे दिमाग से निकल गया और आप में से भी किसी ने याद नहीं दिलाया। तो आज शाम को आपका केमिस्ट्री का टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो टेस्ट है वो आपकी क्लास के बाद ही होगा। 6 बजे आपकी क्लास रहेगी, 6:40 तक क्लास रहेगी, 7 बजे से आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो जिसका कुछ भी कमी रह गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से रिवाइज नहीं करा, तो शाम तक कर लो। एक और दिन आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, आज शाम को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चलो फिर अब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस, टाइम मत वेस्ट करो।